सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CLT MBBS। और आज हम देखने वाले फार्मेकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स। देखो, ये फार्मेकोकाइनेटिक्स में आता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में पूछ सकते हैं ना शॉर्ट नोट्स में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल CLT MBBS पर मैं फार्मा के साथ साथ पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं, वो उन सब के मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो यदि आप उनमें भी इंटरेस्टेड है तो आप जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए या देख लीजिए। और यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल जाए कि एक चैनल है जो कि सेकेंड ईयर के ये वाले सब्जेक्ट के वीडियोस बना रहा है। और यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स। तो ये एक टॉपिक है जो कि बताता है कि यदि हम कोई ड्रग लेते हैं तो हमारे जो सर्कुलेशन में जो अमाउंट जाता है ड्रग का या पार्ट जाता है वो कितना जाता है ना। तो ये वही बताता है ना। तो क्या बताता है, इट इज़ द फ्रैक्शन मतलब पार्ट ऑफ द ड्रग है ना। इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग पर प्रेजेंट इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम ए गिवन डोज। यदि हमने कोई गोली खाई तो यदि वो हम गोली खाई तो वो 100% पूरा सर्कुलेशन में नहीं जाता यदि हमने ओरली ली है तो। क्यों? क्योंकि कुछ हमारे जो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी कम करते हैं ना। तो वो क्या है कि जो हम आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द बायो अवेलेबिलिटी। उसके बाद हमको एक पता होना चाहिए एक बात, कि जो आईवी जो इंट्रावीनस हम ड्रग लेते हैं उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है, जो कि मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि हमको GIT से क्रॉस करना नहीं पड़ता है ना। जब भी हम ड्रग लेते हैं आईवी से, वो डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। और हमको वही चाहिए कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में उस ड्रग का कितना फ्रैक्शन है, वही हमारा बायो अवेलेबिलिटी होता है। और जब आईवी देते हैं तो डायरेक्ट ब्लड में ही तो जा रहा है, इसका मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, तो उसमें जो बायो अवेलेबिलिटी है वो 100% होती है। तो यही इंट्रोडक्शन में यही बोला है कि इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ए ड्रग प्रेजेंट इन सिस्टेमिक सर्कुलेशन फ्रॉम ए गिवन डोज। ठीक है। The bioavailability of the intravenous route is 100%, which is the maximum bioavailability compared to any other route है ना। ये हमको पता होना चाहिए, कोई से भी कंपेयर कर लो। अब इंट्रावेनस जो रूट की बायो अवेलेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। अगला, हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, ये पहले आप इसको समझ लो। बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, AUC ऑफ ओरल अपॉन AUC ऑफ IV इंटू 100। AUC क्या है, एरिया अंडर द कर्व। अब ये कौन सा कर्व, मतलब पता तो होना चाहिए। तो देखो ये कर्व, तो यदि हम एक कर्व ड्रॉ करें किसके किसके बीच में, प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, तो जो कर्व ऑब्टेन होगा, सबसे पहली बात हमने क्या बोला, ओरली। देखो, हम जब ओरली लेंगे तो हमको कर्व उसका एरिया अंडर कर्व निकालना है और IV का एरिया अंडर कर्व निकालना है ना। तो देखो, सबसे पहले हमने प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जब हमने कुछ भी नहीं लिया था तो 0 रहता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो जो उसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते जाता है, और एक टाइम आता है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है मैक्सिमम होता है। उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन उस ड्रग का कम होता जाता है। तो क्यों कम होता है? क्योंकि एलिमिनेशन भी होगा, मेटाबॉलिज्म भी होगा, तो ये सब कम होता जाता है। तो ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का एक ग्राफ है। और उस ग्राफ का यदि हम एरिया निकालेंगे ओरल का, तो उस एरिया को यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद एरिया अंडर द कर्व IV, हमको पता है IV का मैक्सिमम होता है 100% बायोअवेलेबिलिटी, इसलिए ये रेफरेंस रहता है, ये हर बार रहेगा एरिया अंडर कर्व अप IV। तो ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व ओरल अप और एरिया अंडर कर्व ऑफ IV हमेशा इससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखो प्लाज्मा कंसंट्रेशन उसका तो हमेशा ज़्यादा आएगा ना। तो उसका कुछ कर्व ऐसा आएगा और उसका टाइम भी बहुत कम लगेगा ऐसा। तो उसका जो एरिया है ना बहुत ज़्यादा आने वाला है और बहुत ही वो रहने वाला है। और उसकी जो अवेलेबिलिटी वो भी बहुत 100% होने वाली है ना। तो ये एरिया अंडर कर्व ओरली और ये IV। ठीक है। तो इनका जब रेशो लेंगे इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारी बायो अवेलेबिलिटी आ जाएगी। यही थ्योरी में भी लिखा है कि द कैलकुलेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एनी ड्रग कैन बी डन बाय कंपेयरिंग द AUC एरिया अंडर कर्व ऑब्टेन आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए डोज विथ दैट ऑब्टेन विद द सेम ड्रग। देखो, ड्रग सेम होना चाहिए है ना, इन द सेम डोसेज गिवन इंट्रावेनसली। ठीक, ड्रग सेम क्यों? देखो, जैसे यदि हमने पैरासीटामोल लिया तो पैरासीटामोल ओरल लेने के बाद उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी देखेंगे कंपेयर टू IV का जो ग्राफ आएगा वो है ना। तो ड्रग सेम होगा तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि अच्छा ओरली की कम थी और इंट्रावेनस की ज़्यादा रही। और मेनली हम ओरली ड्रग लेते हैं ना, इसलिए यहाँ पर ओरली लिखा है ना, क्योंकि ओरली की ही हम कंपेयर करेंगे। बायो अवेलेबिलिटी ओरल की कम होती है कंपेयर टू IV। तो ये हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी है ना।
अब यदि हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, तो कुछ फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट फैक्टर, देखो ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एज, सेक्स वगैरह और भी डिसीज वगैरह, ये सब फैक्टर्स होते हैं, बट मेनली जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है वो कौन से 3 फैक्टर्स है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हिपेटिक डिसीज़ और उधर एक पीछे एक और फैक्टर है जिसका नाम है एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन। तो तीनों को हम डिस्क्राइब करते हैं ना। तो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो बायो अवेलेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करता है, ये बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज करता है। देखो सबसे पहले समरी मैंने स्टार पॉइंट में लिखा, ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज है। ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो जब भी हम ओरली हम ड्रग को लेते हैं, तो जब लेते हैं तो जीआईटी से होते हुए जाती है और वो किसको क्रॉस करती है, 2-3 बैरियर होते हैं, कौन कौन से, गट वॉल को, फिर गट वॉल क्रॉस करने के बाद पोर्टल वेन में जाएगी, पोर्टल वेन क्रॉस करने के बाद लीवर में जाएगी, फिर यहाँ पर भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। मेनली लीवर में होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, पर कुछ पार्ट गट वॉल में भी होता है, ये हमको पता होना चाहिए ना। बट यहाँ पर मेनली लीवर में होता है, ये हमको सबसे पता होना चाहिए बात। इन 3-4 चीज़ों को क्रॉस करने के बाद वो जो ड्रग है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो जब तक तो वो बेचारा बहुत कम मतलब 100% नहीं रह पाता है, वो तो थोड़ा कम हो जाता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो यही बताया गया है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है इज़ डिफाइंड एज द ड्रग डिग्रेडेशन, मतलब अमाउंट में कमी आना, ओकरिंग बिफोर इट इंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने से पहले ही उसकी ड्रग में अमाउंट जो है वो कम आना। ठीक है, when the drug is administered orally they have to pass through the gut wall, portal vein, liver, ये हमने देख लिया, एंड फिर वो फाइनली जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। उसके बाद ड्यूरिंग दिस पैसेज, इस पैसेज के दौरान सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड एंड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, लीवर वगैरह सब मेटाबोलाइज करते हैं। अगला, ड्यू टू दिस इफेक्ट द नेट रिजल्ट इज डिक्रीज्ड इन बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, हमको पता है कि फर्स्ट में मेटाबॉलिज्म से क्या होता है कि बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है ना, डिक्रीज इन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड ड्यू टू विच थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स डिक्रीजेज। कॉमन सी बात है, यदि ड्रग का अमाउंट कम हो गया तो वो जो रिस्पॉन्स है उसका भी थोड़ा सा एकदम एक्यूरेट नहीं हो पाएगा, तो क्या बोलेंगे, थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स ऑल्सो डिक्रीजेज। ठीक है, तो ये हमारे को ये वर्ड्स तो है इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, डिक्रीज इन बायो अवेलेबिलिटी, थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स ऑल्सो डिक्रीजेज, और ये कुछ एरिया से हमारे को क्या है क्रॉस होते हुए जाता है अपना जो ड्रग है। अगला जो फैक्टर है वो क्या है, हिपेटिक डिसीज़। देखो हेपेटिक डिसीज़, जब भी लीवर में हेपेटिक लीवर डिसीज़ होगा तो क्या होगा, अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा मतलब मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मुझे मैंने बोला था लीवर ही मेनली करता है, तो क्या होता है कि नहीं कर पाएगा, तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि जो ड्रग है वो लीवर में जाएगा तो सही, बट इतना अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा तो वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा, तो उसका अमाउंट जो बढ़ा हुआ आएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि हिपेटिक डिसीज़ के केस में बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो यही बोला है कि हिपेटिक डिसीजेस में क्या होता है, ड्यू टू हिपेटिक डिसीजेस देयर इज ए डिक्रीज्ड, ये डिक्रीज लिखा है, डिक्रीज्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म ड्यू टू विच देयर इज इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ड्रग अवेलेबल इन द सर्कुलेशन। ठीक है, ड्यू टू दिस बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस, कॉमन सी बात है। ठीक है ना, तो हिपेटिक डिसीज में क्या हो जाता है, बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीजेज होती है ना, तो इंक्रीज हो जाएगी। अगला फैक्टर है एंटर हिपेटिक साइक्लिंग। ये क्या होता है, देखो ये कॉमन सी बात है कि जब भी हम ड्रग लेते हैं, पहले बता दूं इंटरहिपेटिक साइक्लिंग की वजह से क्या होता है कि जो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों मैं बोला, देखो जो भी हम ड्रग लेते हैं तो वो फाइनली जाएगा लीवर में, लीवर के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो भैया लीवर क्या करता है कि कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग क्या है एक्सक्रीट कर देता है, और लीवर किस फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, किसके साथ एक्सक्रीट करता है, बाइल के साथ, क्योंकि बाइल इंटेस्टाइन में आता है और इंटेस्टाइन से वो एक्सक्रीट हो जाता है। बट जब बाइल के साथ ड्रग को एक्सक्रीट करते हैं तो जो इंटेस्टाइन में आता है वो ड्रग वो वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है, और वापस से एब्जॉर्ब होने के बाद वापस से ब्लड में जाएगा, तो उससे क्या हो जाता है कि कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है और बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है ना। तो यही बताया गया है। आफ्टर रीचिंग इनटू द लीवर सम ड्रग आर एक्सक्रीटेड इन द बाइल, बट आफ्टर रीचिंग इन द इंटेस्टाइन दे आर रीएब्जॉर्ब। ठीक है, यहाँ याद रखना री है ना, रीएब्जॉर्ब एंड द ड्रग अगेन कम्स इनटू द बॉडी। ठीक है, दिस साइकिल इज कॉल्ड एंटेरोहिपेटिक साइकिल। एंटेरोहिपेटिक क्यों बोला, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन में गट वगैरह, और हिपेटिक मतलब लीवर, तो इनके बीच में साइकिल, लीवर वापस इंटेस्टाइन में जाए, इंटेस्टाइन से वापस बॉडी के अंदर, वापस लीवर वापस इंटेस्टाइन, ऐसा चलता रहता है। दिस साइकिल इज कॉल्ड एंटेरोहिपेटिक साइकिल एंड दिस साइकिल इंक्रीजेज द बायो अवेलेबिलिटी, जो कि हमने यहाँ देख लिया था, एज वेल एज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द ड्रग। इससे क्या हो जाता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग भी बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि देखो
लीवर में ज़्यादा एक्सक्रीट करता है, फिर वो यहाँ पर आता है वापस इंटेस्टाइन में आता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि वो वापस से एब्जॉर्ब होगा, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो वो ड्रग थोड़े टाइम बाद जाएगा तो वहाँ पर इफेक्ट करता है, उसके बाद और थोड़े टाइम बाद जाएगा तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाती है। तो ये हमको कुछ पता होना चाहिए। ये मेनली हमारे 3 फैक्टर्स थे जो कि हमारे क्या कर रहे थे, बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा रहे थे और कुछ घटा रहे थे, कुछ मतलब जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो तो घटाता ही है ना। तो ये हमारा था जो बायो अवेलेबिलिटी हमारा छोटा सा टॉपिक था अपना फार्माकोकाइनेटिक का। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।